पहले दिन बॉडी फ्रेश है, आपको लगेगा यार आज तो एवरेस्ट ही चढ़ जाएंगे, सेकंड डे में और जान निकलेगी, तीसरे चौथे 7th 8th डे तक रोना निकल जाता है कि यार कहाँ फंस गए। तो विच इज़ ऑब्वियस यू नो। तो मैं काफ़ी अपने साथ वालों को बोलता हूँ कि माउंटेनिंग से दूर रहो, बिकॉज इट्स अ बैड एडिक्शन, बहुत ज़्यादा लत है। सिगरेट पी लो, ठीक है, ड्रिंक्स कर लो, बट अगर आप इस चीज़ में घुसेंगे इट्स अ वेरी वेरी बैड एडिक्शन। ब्रोकन ही हो थ्रेशोल्ड, जो आप सोचते थे कि पॉसिबल नहीं है वो आपने अचीव कर लिया लाइफ में। एंड वंस यू कम बैक ना, फिर आपको लगता है कि यार अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं नहीं कर सकता लाइफ में। ठीक है, क्लाइंब के अलावा अगर क्लाइंब पे किसी को जाना स्टार्ट करना है तो वो क्या प्रिपरेशन रहती है उसकी? नो प्रॉब्लम इज, एक बार जहाँ पे एवलांच आता है ना, चांसेस ऑफ एवलांच इज वेरी हाई ऑन द सेकंड। तो जैसे ही मैं पीछे पड़ा एंड आई कुडंट बिलीव इट, बिकॉज बड़ा एवलांच आ रहा था। मैंने कहा आज तो अगर बचना होता तो एक एवलांच में बच जाते, लेकिन अगर नहीं बचे तो मतलब सेकंड एवलांच चाहिए, तो मतलब आज तो भगवान चाहता है कि इसका कांड होना ही है। आई डोंट वांट कि किसी के पेरेंट्स बोले कि हमारा बेटा या बेटी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड यू डिडंट टेक केयर एंड ही और शी इज़ नो मोर। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है आज। रोमित बतवाल सर से मिलेंगे। इन्होंने 26 ईयर्स आर्मी में सर्व किया और वहाँ से उनकी माउंटेनियरिंग जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया, अपने साथ आर्मी के लोगों को एवरेस्ट पर ले गए और आजकल उन्होंने कंपनी स्टार्ट की है जिसमें वो ग्लोबली काफ़ी लोगों को हेल्प करते हैं कि वो टफेस्ट ऑफ माउंटेन्स को क्लाइंब कर सकें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहेगा। कैसे वो मोदी जी से मिले, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, उनकी टीम की एक लड़की से क्या बोला मोदी जी ने और उनका रिप्लाई क्या था। तो आप पूरा पॉडकास्ट देखिए एक अलग पर्सपेक्टिव के लिए। आई एम श्योर ये बहुत अच्छी सीख दे के जाएगा आपको। हेलो, वेलकम टू द चैनल सर। बड़ा इंटरेस्टिंग आज हम कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे। आपने 26 ईयर्स आर्मी में सर्व किया और उसके बाद आई थिंक उसके साथ ही आपने कहीं ना कहीं माउंटेनियरिंग भी स्टार्ट की। तो मैं ये सबसे पहले यही पूछूंगा कि कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, थॉट कैसे आया आपके माइंड में कि माउंटेनियरिंग है, आपका पैशन है, आपको ये करना है। और डिफ़िकल्टी भी बहुत है, चैलेंजिंग भी बहुत बहुत है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में बहुत स्कोप है इस चीज़ का अभी तक। तो आपने कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? जय हिंद आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सो मच, आपने इनवाइट किया यहाँ पे, आई कंसिडर इज बिग ऑनर। माउंटेनियरिंग शुरू से ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे केस में क्या था, 94 में मैंने 12th किया और सीधा फौज में घुस गया। तो 12वीं के बाद ज़्यादा पता होता नहीं है, स्पेशली इन दोज टाइम्स। अभी तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़िया, बट उस समय ज़्यादा अवेयरनेस था नहीं। तो बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एंट्रेंस दिए, बहुत ट्राई किया, बिकॉज मेरा स्कूल जो था, मैंने पढ़ाई दिल्ली से ही की, सरदार पटेल विद्यालय, कंसिडर्ड वेरी गुड स्कूल। सारे ज़्यादातर इंजीनियरिंग में गए, मेरा फ़ौज में नंबर लग गया, इंडिया में घुसे। तो इंडिया आई में की जर्नी जो थी, थोड़ा सा मेरी हालत ख़राब रहती थी, बिकॉज प्रॉपर सिविल बैकग्राउंड, कभी फ़ौज के बारे में सोचा भी नहीं था, नंबर लग गया तो अब चले गए। एंड वहाँ पे काफ़ी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि फ़ौज है, छोड़ना किसी ने है नहीं, हो खूब घिसाई हुई, मेहनत काफ़ी की, बट कभी रिजल्ट नहीं आया। बट देन दैट वाज ऑलवेज सेकेंडरी, की अपनी तरफ से मेहनत करते रहे। तो होता क्या है, जब आप एक चीज़ ट्राई करते हैं, अच्छा नहीं रहा, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, शायद इसमें अच्छा करें। तो पढ़ाई में ज़ीरो हो गया मैं, 3rd डिवीज़न मेरी थी एनडीए में। उसके बाद फिर आई में गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। तो पढ़ाई से लेके क्रॉस कंट्री, बॉक्सिंग, सब कुछ मैंने ट्राई किया। तो आई में से एक बार मेरे को मौका मिला एक्सपेडिशन जाने का, माउंटेनिंग। तो मैंने कहा चलो एक चीज़ इसमें हाथ मारते हैं। एज लक वुड हैव इट, 98 में हम गए, एक पीक है माउंट केदारडोम उत्तराखंड में, 6800 मीटर्स के आसपास। एंड वो वाला बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा, इट वॉज अ डिजास्टर। वी लॉस्ट वन बॉय, समिट कैंप पे थे, एंड देन 1 पर्सन फ्रॉम आवर टीम डाइड। तो बहुत डर लग गया, बिकॉज मेरे को ये था कि यहाँ तो अभी हम एडवेंचर के लिए फ़ौज में आए हैं और एक्सपेडिशन ज्वाइन किया, और उसमें ऐसा सिचुएशन आ गई, तो इसलिए काफ़ी डर था। एंड उसके बाद मेरा माउंटेनिंग बिल्कुल ख़त्म हो गया। आई वॉज मोर इनटू रनिंग वॉज माई प्राइमरी, यू नो, एज वी से इवेंट, जिसमें तो मैराथन्स भागता था। रनिंग के साथ साइकिलिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, ट्रायथलन्स किया, सुपर हैंडन और साइकिलिंग वगैरह किया। तो अब फिजिकल फिटनेस मेरी काफ़ी बढ़ गई थी धीरे धीरे धीरे। तो 98 से 2018 तक कोई माउंटेनियरिंग नहीं हुआ। तो मैं एक बार ऑफिस में बैठा था, आई वॉज दैट टाइम सर्विंग इन स्पेशल फोर्सेस, मेरे को एक डेपुटेशन मिला था, तो स्पेशल फोर्सेस में था। वहाँ पे लेटर आया कि एवरेस्ट की टीम जानी है। अब ये था, साइकिलिंग कर लिया था, रनिंग कर लिया था, और स्विमिंग कर लिया था, ट्रायथलन वगैरह हो गया था, हाफ आयरनमैन मैंने किया था। तो मैंने कहा नेक्स्ट क्या करें, वो होता है ना, भूख रहती है, एंड फौज में रह के ये रहता है कि कुछ ना कुछ एडवेंचर चलते रहना चाहिए। आर्मी में भी काफ़ी एडवेंचर किया, तो मैंने कहा अप्लाई कर देते हैं, वैसे भी तो जा नहीं रहे, हो सकता है इसमें नंबर लग जाए। एंड उसमें ऐसे किस्मत आई कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु हैड अप्लाइड फॉर दिस, बट शॉर्ट लिस्ट में अपना नाम आ गया। मेरे को फिर बुलाया गया, कहते आप एवरेस्ट जाना चाहोगे? तो जब हमारे जनरल साहब ने इंटरव्यू लिया, तो मैंने कहा सर एवरेस्ट के लिए मना नहीं करूँगा, बट ये है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो बैकग्राउंड है वो 98 का है,
इतना टाइम हो गया, 20 साल में कुछ किया नहीं माउंटेनियरिंग, तो इसे नहीं कि हमें लगता है कि आप कर लेंगे, बिकॉज बाय दैट टाइम अल्ट्रा मैराथन्स वगैरह काफ़ी भाग लेते, आर्मी अल्ट्रा मैराथन टीम का मैं कैप्टन था, एडवेंचर कप्स में पार्टिसिपेट किया था हमारी टीम्स ने, तो अच्छा किया। सो वहाँ से फिर माउंटेनियरिंग जर्नी फिर से स्टार्ट हुई 2018 से, फिर एवरेस्ट के लिए नाम आया, एंड एज दे से रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री। उसके बाद से क्लाइंबिंग ही चल रहा है। तो सर आपका अनएक्सपेक्टेड ही स्टार्ट हुआ कि Exactly. आपको एक कॉल आई, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस आपका एक स्केरी था, Yeah. तो उसके बाद आई थिंक काफ़ी लोग दोबारा कंसिडर ही नहीं करेंगे कि यार जा सकते हैं, क्योंकि स्केयर ऑफ डेथ जो है, जो आपने देखा अपना बड़ा क्लोजली, तो उसके बाद भी आप में हिम्मत कैसे हुई कि भाई दोबारा ट्राई करते हैं इसी चीज़ को? तो 20 साल लग गए उस हिम्मत से बाहर निकलने के लिए। यू आर एग्जैक्टली राइट। मतलब होता ही है, क्योंकि ऐसी चीज़ अगर आपके कम एज में आपका ऐसे एक्सपीरियंस रहे तो डर रहता है। बट ये उसके बाद फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो फिर यू कैन नॉट एक्सप्लोर थिंग्स बेसिकली। तो उस चक्कर में फिर एवरेस्ट का ट्राई किया, एंड फिर उसके बाद से एवरेस्ट, और एवरेस्ट अगर करना है तो डायरेक्टली एवरेस्ट का भी हो नहीं सकता, पहले आपको काफ़ी सारी क्लाइम्स एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैंने सारे कोर्सेज़ किए जो रहते हैं, बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, रेस्क्यू कोर्सेज, अपने आप को इक्विप किया उस साल में। वी वर देयर इन सियाचिन फॉर 6 से 7 महीने फॉर दैट 2018-19 वाला प्रिपरेशन फॉर एवरेस्ट। एंड जब कॉन्फिडेंस पूरा आ गया तो एज वी से कि 22 मई 2018 को आर्मी ने डिसाइड किया कि रोमेल इज़ गोइंग टू लीड, और 22 मई 2019 एग्जैक्टली 1 ईयर वी वर ऑन टॉप ऑफ एवरेस्ट। तो एक साल जो था बहुत ज़्यादा मेहनत किया, एंड किस्मत ने साथ दिया। सर अगर देखा जाए तो आपने काफ़ी एक्सपीडिशंस किए हैं, सबसे चैलेंजिंग जो आपका रहा है, आई थिंक मल्टीपल पीक्स पे आपने क्लाइम किया है, सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहा है? पहले मैं बताना चाहता हूँ जो भी ये सुन रहे हैं कि माउंटेनियरिंग आसान नहीं है। हमें क्या लगता है, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, शॉर्ट्स, वट एवर दीज डेज थिंग्स आर देयर, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, पहाड़ों की फोटोग्राफ, बर्फ़, बट एवरी माउंटेन इज़ डिफ़िकल्ट, राइट। मेरी लाइफ में काफ़ी सारे माउंटेनिंग चैलेंजेस आए, तो पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट हाँ लाइफ एंड डेथ वाला जो सिचुएशंस रही वो एक बार हम सियाचिन में थे तब काफ़ी ज़्यादा टफ रहा, एक बार एवरेस्ट में मरते मरते बचे। तो मैंने इनफैक्ट एक टेक टॉक दिया था रिसेंटली, उसमें मैंने बताया था कैसे एक बार तो लगा कि ख़त्म हो गई ज़िंदगी, बट देन एक गले में मैं धागा पहनता हूँ जो कि हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने हमें दिया था, एंड जब मेरा ये मानना है कि जब तक वो गले में है तब तक थिंग्स विल नॉट गो रॉन्ग, एंड वो एक ऐसी सिचुएशन थी, मेरे को ये रिवाइज करना पड़ा दिमाग में कि हाँ भाई थिंग्स विल गो राइट बिकॉज आई हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी, एंड फिर उसके बाद से निकल के आए। तो एवरेस्ट है फॉर मी हैज़ बीन सबसे ज़्यादा मुश्किल और नियर डेथ एक्सपीरियंस जो रहा है वो रहा और है। सर आप डिटेल में बताएंगे एवरेस्ट में अगर जैसे जाते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, कैसे प्रिपरेशन होती है, कितने टाइम का ट्रैक होता है, क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है, क्या क्या उसमें माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे कि Right. एक दिन में कितना ट्रैवल करते हैं, क्या क्या कितना टाइम लगता है बेस कैंप में जाने के लिए, फिर ऊपर जाने के लिए टोटल ऑल्टीट्यूड क्या है? राइट। सो एवरेस्ट क्या रहता है कि अगर आप करना चाहते हैं तो सब स्टार्ट होता है आपका बेस लेवल क्या है, क्योंकि मैं एवरेस्ट जो मैंने 2018 से तैयारी शुरू किया है ना, तब तक मेरे को वैसे ही फौज में 24 साल हो गए थे, तो दैट फिटनेस लेवल वाज डिफरेंट है ना। और मैं स्पेशल फोर्सेस की टीम को लीड कर रहा था, तो मेरे साथ तो भयंकर माउंटेनियर थे, जैसे कहते हैं। आज तक के इंडिया में आज तक ऐसे माउंटेनियर्स बहुत कम रहे, बिकॉज टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आज की डेट में सिर्फ 7 इंडियंस हैं ऐसे जिन्होंने एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन किया है, और उनमें से 6 जो थे मेरे इस्टेब्लिशमेंट के थे जिन्होंने कर रखा है। तो उस टाइप की टीम थी, और उसमें क्या रहता है कि चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं। तो अगर आप एज अ सिविलियन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले एसेस करना है कि आपकी प्रेजेंट फिटनेस लेवल क्या है, एंड देन धीरे धीरे बिल्डअप करना है। पहले बिगिनर लेवल की क्लाइम्स होंगी, फिर इंटरमीडिएट, एंड फिर एडवांस्ड, एंड फिर एवरेस्ट तो फिर सुपर एक्सपर्ट लेवल हो जाता है। तो धीरे धीरे आपने अपना एक्सपेडिशंस करने हैं, एंड फिर आपको एसेस करना है कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल की क्लाइम में स्ट्रगल कर रहे हैं, विच मीन्स आपको एक और या 2 और इंटरमीडिएट लेवल करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन ग्रेजुएट टू हायर लेवल्स में। कमिंग ऑन टू एवरेस्ट, जब आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो गई, टेक्स अबाउट 2 to 3 ईयर्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मैडम है जो हमारे साथ 2021 में एवरेस्ट बेस कैंप गई थी, जो कि मतलब स्टार्ट हम कह सकते हैं फॉर अ क्लाइंब। तो उन्होंने मेरे को तब बोल दिया था कि रोमिल, ये मैं जा रही हूँ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, बट मेरा मेन एम जो है एवरेस्ट क्लाइंब करना है। एंड गुड थिंग इज नाउ इन 2025 शी इज क्लाइंबिंग एवरेस्ट, बिकॉज बीच में उन्होंने इतना तैयारी कर लिया। तो उनके 4 साल लग गए फ्रॉम बेस कैंप टू एवरेस्ट, प्रिपरेशन क्लाइम्स किया 4000 मीटर से 5000, 6000, 7000, और अभी 2 महीने पहले हम एक टेक्निकल क्लाइंब है आमादबलम जो कि एवरेस्ट रीजन में है, वो क्लाइंब करके आए।
जब एवरेस्ट में जाते हैं तो आपके बेस कैंप पहुंचने के लिए यू नीड अबाउट 10 days। काठमांडू से फ्लाई करते हैं लुकला। लुकला इज़ द नियरेस्ट एयरपोर्ट या रोड हेड एयरपोर्ट रादर। वहाँ से फिर आपका 10 दिन का ट्रैक रहता है, आप पहुँचते हैं बेस कैंप। एंड बेस कैंप से अबाउट देर आर 4 कैंप्स, कैंप 1 2 3 4, and it takes about 45 more days to go to the summit and back. So anybody who wants to climb Everest will be prepared for 60 days of climb right from Kathmandu back to Kathmandu. और सर जैसे बेस कैंप, काफ़ी लोग होते हैं जो खाली बेस कैंप तक ही जाते हैं। Correct. आपने बोला कि 10 days लगता है उसमें, 10 days जाने आने में या फिर नहीं, 10 सिर्फ days जाने खाली में। जाने में? Yeah. तो वो कितना स्टीप होता है? सो आपका जो स्टार्टिंग ऑल्टीट्यूड रहता है जहाँ लुकला एयरफील्ड में आप लैंड करते हैं वो रहता है 2800 मीटर्स का, और जो आपने फाइनल जो बेस कैंप है वो है 5364 मीटर्स। तो अबाउट 3000 मीटर के आसपास, 2500-3000 मीटर के आसपास आपको क्लाइम करके जाना है इन दोज 10 days। बट होता क्या है कि मतलब इट्स नॉट अ फ्लैट एरिया, तो धीरे 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 ऑल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा। हर एक स्टेप से आपके ऑक्सीजन कम होती रहेगी। जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड पकड़ेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता रहेगा, तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ती रहेगी, क्यूमुलेटिव फटीग बढ़ता रहेगा। पहले दिन बॉडी फ्रेश है, आपको लगेगा कि यार आज तो एवरेस्ट ही चढ़ जाएंगे। सेकेंड डे में और जान निकलेगी, तीसरे चौथे 7th-8th डे तक रोना निकल जाता है कि यार कहाँ फंस गए। तो विच इज़ ऑब्वियस, यू नो। एंड बट वंस यू रीच देयर देन एवरीथिंग चेंजेस, यू नो। यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैंने अचीव कर लिया जो मेरे को एक टाइम पे लग रहा था नहीं हो पाएगा। लाइक 7th-8th डे तक सबकी बस हो जाती है, बट जब 10th डे आता है, वंस यू रीच द बेस कैंप देन यू ओवरकम योर यू नो डाउट्स, सेल्फ डाउट्स वगैरह जो रहते हैं लोगों के, एंड दैट मेक्स यू फॉरगेट कि आपने जो एफर्ट लगाया एंड ऑल, एंड देन इमीडिएटली वो कम बैक एंड देन यू वांट टू क्लाइम कि हाँ भाई रोमिल अगला क्लाइम क्या होना चाहिए। सो दैट इज हाउ इट इज। बेस कैंप पे सर पहुंच के वहाँ पर होता क्या है? वहाँ पर क्या मतलब बेस कैंप का मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली। सो बेस कैंप का मतलब ये है कि बेस कैंप तक आपके पास एक प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट होता है। टेंट्स वगैरह काफ़ी बड़े होंगे, रहने की अच्छी सुविधा होगी, खाना पीना अच्छा रहेगा, एंड वहाँ तक आपके एनिमल्स वगैरह सारा लोड वगैरह लेके चलते हैं। उसके बाद से डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल बढ़ जाता है। तो अगर किसी ने एंजॉय करना है माउंटेनियरिंग तो बेस कैंप तक जाते हैं। उसके बाद से तो फिर जान आफत में रहती है, मतलब इट्स डिफिकल्ट बिकॉज सडनली ऑल्टीट्यूड बढ़ जाएगा, टेक्निकल स्किल्स आपके ज़्यादा चाहिए, गेयर ज़्यादा चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। तो एन्जॉयमेंट एंड्स एट बेस कैंप, उसके बाद से माउंटेनियरिंग एंड ऑल स्टार्ट्स। तो सर बेस कैंप के ऊपर जितना भी फूड ले जाना है, कुछ ले जाना है, वो खुद कैरी करके ले जाना पड़ता है? नहीं, तो आपके पास शेरपा रहते हैं ज़्यादातर चीज़ों के लिए। जैसे आपने ऊपर टेंट लगाना है, तो अब जो कॉर्पोरेट वाले टिपिकल रहते हैं तो उनके पास इतना प्रिपरेशन का टाइम नहीं रहता कि पूरा वेट वगैरह उठाएं। तो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने हैं, अपना इक्विपमेंट ले जाना है, स्लीपिंग बैग हो गया, मैट्रेसेस हो गए, टेंट्स हो गए, तो आपके जो शेरपास रहेंगे वो लेके जाते हैं। बट हाँ, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है वो है तो आप वो लोड शेयर कर सकते हैं, बिकॉज आपका खुद का डाउन सूट वगैरह जैसे हैवी हो जाता है, क्लाइंबिंग बूट्स अलग रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैरी करने के लिए यू हैव फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल, जो कि मतलब आपको वहाँ ऊपर ले जाए। बट एनिमल्स वगैरह जो रहते हैं जैसे याक्स है, बेस कैंप तक आपके याक्स वगैरह जाते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर से सामान आता है जो ऊपर फिर पॉसिबल नहीं है, उसके बाद से सारा मैन पैक्ड जाता है चीज़ें। तो सर अगर बेस कैंप के ऊपर थोड़ा नोवाइस क्वेश्चन है कि अगर बेस कैंप तक थोड़ा ठीक रहता है, उसके बाद बहुत डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, तो ये क्या विल पावर होती है, क्या अचीव करना चाहते हैं लोग कि उसके ऊपर इतना टफ टेरेन में जाकर? और आई थिंक एक बार जाता है, ऐसा नहीं है एक बार जाकर वो सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद आई थिंक स्टार्ट होती है जर्नी कि उसका इंटरेस्ट आ जाता है बार बार। तो ये क्या फीलिंग होती है अंदर? तो मैं काफ़ी अपने साथ वालों को बोलता हूँ कि माउंटेनियरिंग से दूर रहो, बिकॉज इट्स अ बैड एडिक्शन। बहुत ज़्यादा लत है। सिगरेट पी लो, ठीक है, ड्रिंक्स कर लो, बट अगर आप इस चीज़ में घुसेंगे इट्स अ वेरी वेरी बैड एडिक्शन। क्योंकि होता क्या है, एक बार आप चले गए ना, जाते हुए एवरीबडी क्राइज। मैं भी हर समय रोता था। फॉर एग्जाम्पल जब मेरे एवरेस्ट में हुआ तो पहली क्लाइंब मैंने की थी, एक उस समय क्लाइंब होती थी स्टोक कांगड़ी, तो क्लाइंब कर रहे हैं तो मैं इतना रोता था, मैंने कहा कहाँ फंस गया। अच्छे खासे आई वॉज पोस्टेड इन देहरादून दैट टाइम, तो मैंने कहा इतना अच्छा ऑफिस में ज़िंदगी चल रही थी, कहाँ मत मारी गई थी कि यहाँ आ गए, ठीक है। तो वहाँ पे गए, बट देन द मोमेंट यू रीच द समिट ना, तब आपको लगता है कि यार मैं ही हूँ दुनिया में। और तो बिकॉज यू हैव ब्रोकन योर थ्रेशोल्ड, सो आपका जो आप सोचते थे कि पॉसिबल नहीं है वो आपने अचीव कर लिया लाइफ में। एंड वंस यू कम बैक ना, फिर आपको लगता है कि यार अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं नहीं कर सकता लाइफ में, यू नो। दैट गिव्स यू, जैसे स्टार्टअप वर्ल्ड में, अब स्टार्टअप में वी रन अ स्टार्टअप, तो हमें रोज़ चैलेंजेस आते हैं, बट जो कॉन्फिडेंस हमने माउंटेनियरिंग में गेन किया है वो बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे हमारा नेक्स्ट न्यूज़लेटर में देयर आर 2 people हु क्लाइम टू दिस, एक ने किलिमंजारो किया, एक ने ईबीसी किया। दे हैव स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप जर्नीज। एक ने साइबर सिक्योरिटी की दुबई में कंपनी खोली है, एक ने ज्वेलरी का खोला है। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है तब चैलेंजेस लेने की, या
जो आपके सेटबैक्स को हैंडल करने की आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। आई थिंक आई वुड डेल्व मोर इनटू कि क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके थोड़ी टाइम में। Yeah. बट जैसे आपने इतने डिफिकल्ट टेरेन्स में किया है, एवरेस्ट हो गया, और क्या क्या आपने ऐसा किया है, आई थिंक अक्रॉस द ग्लोब आपने काफ़ी समिट्स किए हैं, और कौन से ऐसी आई थिंक चैलेंजेस आपको आए हैं, लाइक एक्सट्रीम फेयर मोमेंट की, कभी एवलांच आया हो, कभी आपने अपने को वर्कर को या को क्लाइंबर को किसी डिफ़िकल्टी में देखा हो। हमने काफ़ी मूवीज़ भी देखी हैं हॉलीवुड की, Right. लाइक एवरेस्ट या कुछ, जिसमें कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन देखते हैं, एवलांच कभी भी आ सकते हैं बिकॉज Yeah. अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऐसी कौन कौन सी अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आपने फेस की हैं? आदित्य, मैं ऐसे बताने लगा तो 2 दिन लग जाएंगे इस पॉडकास्ट के, बिकॉज माउंटेनिंग में चैलेंजेस बहुत आते हैं। पर्सनली जो मेरा एक रहा चैलेंजेस, दैट वाज इन सियाचिन। तो हम सियाचिन में एवरेस्ट की ट्रेनिंग कर रहे थे, एंड 3 दिन तक स्नोफॉल चल रहा है बहुत ज़बरदस्त। हम कैंप में बैठे हुए हैं, समिट कैंप पे, एंड रेडियो सेट का बीप आया कि रोमिल नेक्स्ट डे ना आपको वो ऊपर नहीं जाना बिकॉज एवलांच के चांसेस ज़्यादा हैं। कई फैक्टर्स होते हैं जो बता सकते हैं कि एवलांच के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अवॉइड करना है। अब फौज में थे, टीम इतनी ज़बरदस्त है, तो फिर ये नहीं लगना चाहिए कि यार टीम लीडर हमारा डर गया है ना, एंड वो भी स्पेशल फोर्सेस वाले मेरे खतरनाक कि सर चलो। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि वो बंदे इतने तेज़ थे, सारे आगे निकल जाते थे और कहते थे यार ये कैसा हमारा टीम लीडर है, चल ही नहीं पा रहा, बिकॉज उनका लेवल जो था बहुत ही अलग था। तो मैंने कहा ऐसे तो होगा नहीं, मैंने कहा, और हम 5,500 मीटर के आसपास थे, एवरेस्ट है क्लोज टू 8,846। तो मैंने कहा अगर अभी डर गए ना तो फिर कैसे होगा। तो हम निकल लिए अगले दिन, 15 लोग जा रहे हैं समिट पुश पे। समिट से थोड़ा नीचे होंगे, टक से आवाज आई और एवलांच। अब एवलांच का ये रहता है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर बेयर मिनिमम, ज़्यादातर केसेस में आप मर ही जाएंगे, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि बच जाए। तो एवलांच आया और उसकी ड्रिल होती है कि आपने जैसे ही एवलांच देखा आप मुड़ेंगे, सिखाने के लिए बोल देते हैं, बट इतने टाइम में तो हो जाता है काम। तो वही हुआ, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, आई वॉज इन द एंड, बिकॉज मैं देख रहा था बाकियों की मूवमेंट कैसी चल रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तब तक देर हो चुकी थी। एवलांच के अंदर 2-3 कलाबाजियाँ खाई और अंदर। मैंने कहा भैया आज तो भगवान चाहता है कि इसने बेवकूफ़ी की है, नहीं जाना चाहिए, और गलती की है तो फिर भुगतना पड़ेगा। तो मैंने कहा आज तो ख़त्म है। बट होता क्या है, जब आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं ना, तो दैट मीन्स जिंदा तो हैं, एंड जिंदा हैं तो होप है, राइट। तो 3-4 कलाबाजियाँ खाई, वापस आए। जब तक होश आया तो वेस्ट तक मैं स्नो में था। तो मैंने कहा फटाफट बाहर निकलते हैं। नो प्रॉब्लम इज, एक बार जहाँ पे एवलांच आता है ना, चांसेस ऑफ एवलांच इज वेरी हाई ऑन द सेकंड। तो जैसे ही मैं पीछे पड़ा, एंड आई कुडंट बिलीव इट, बिकॉज बड़ा एवलांच आ रहा था। एंड मैंने कहा आज तो अगर बचना होता तो एक एवलांच में बच जाते, लेकिन अगर नहीं बचे तो मतलब सेकंड एवलांच चाहिए, तो मतलब आज तो भगवान चाहता है कि इसका कांड होना ही है। तो फिर जब तक मैं सेकंड टाइम पीछे मुड़ा तब तक इस बार तो बड़ा एवलांच था। घूमते 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 चक्कर काट रहे हैं और दिमाग में वही चल रहा है कि जिंदा है या आउट है, ये पता नहीं चल रहा। जब तक होश आया, देखा तो इस बार वेस्ट डीप के, पिछली बार वेस्ट डीप था, इस बार शोल्डर तक पहुंचे हुए। तो हमारी ड्रिल्स जो थी थोड़ा सा किस्मत अच्छी थी। तो हमारे जो टीम के 2 शुरू के मेंबर थे वो आउट थे एवलांच के चपट से, जैसे बोलते हैं ना, बाकी सब उसके अंदर थे, बाकी वो 2 बंदे रह गए। तो उन दोनों ने निकालना शुरू किया फटाफट फटाफट। और होता क्या है कि जैसे आप एवलांच से निकल गए तो आप काउंट करते हैं कि यार पूरे बंदे हैं नहीं है, बिकॉज किसी का बैग कहीं गिरा है, किसी के गॉगल्स, किसी की स्टिक, किसी को होश तो है नहीं, कौन बचा नहीं है। तो हमने काउंटिंग स्टार्ट किया। तो मेरे से लास्ट में मैं था 1 2 3 4, एंड सबसे बड़ी मेरी जो काउंटिंग थी, लाइफ में टाइम ही नहीं खत्म हो रहा, 15 जब तक हुआ तब जान में जाना है कि हाँ भी सारे सेफ हैं। एंड फिर हुआ क्या कि एक लड़की उसमें से रो रही थी। वी हैड 2 गर्ल्स इन आवर टीम। एक लड़की उसमें बहुत तेज़ रो रही है। मैंने कहा यार इसका तो या तो हाथ टूट गया, पाँव टूट गया, बिकॉज वहाँ पे तो एवलांच में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ट्रेनिंग में कलाबाजी कर रहे हैं अब तो। बट लकीली वी रियलाइज कि इट वॉज जस्ट अ पैनिक अटैक, बिकॉज शी वॉज 19-20 यंग गर्ल। बट हमने कहा चलो बच गया, अगर टांगों में टूटी होती तो चल जाता, बिकॉज देन वी रैन बैक। हमने कहा आज अगर यहाँ पे रुक गए तो तीसरे एवलांच में तो कोई नहीं बचा पाएगा। फिर फटाफट बेस कैंप में वापस आए। अब जैसे ही वापस आया मैंने टीम को बुलाया। मैंने कहा ये वॉलंटरी फॉर्म है, अगर कोई इससे निकलना चाहता है टीम से, बिकॉज चांसेस तो लेने पड़ेंगे। एवरेस्ट अगर करना है तो ये कोई नहीं बोल सकता कि सेफ है, बिकॉज हर बार एवरेस्ट में 15-20 लोग मरते ही हैं जो एवरेस्ट क्लाइंब करने आते हैं। तो ये नहीं लगना चाहिए कि टीम लीडर ने ये किया वो किया। अगर किसी ने वॉलंटियर करना है पीछे आने के लिए, ये फॉर्म है, भर दो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अब फौजी टीम है, सबको पता है कि एवरेस्ट में सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। देन एवरीबडी स्टूड बाय अस एंड देन
वी रीच, बट देन हाँ चांसेस लेने पड़ते हैं लाइफ में अगर कुछ करना है तो सर एकदम आई थिंक नियर डेथ एक्सपीरियंस ही हो गया ये। तो इससे इस मोमेंट पे आते हैं, काफ़ी बार हमने आई थिंक टीवी में मूवीज़ में देखा है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद इंसान चेंज हो जाता है। Yeah. ठीक है, और माउंटेनियरिंग में आई थिंक सिमिलर एक्सपीरियंसेस काफ़ी बार होते हैं। Yeah. तो ऐसा क्या पार्ट है आपकी पर्सनालिटी का जो कि एकदम आपने नोटिस किया कि यार उस मोमेंट के बाद मेरा फियर ख़त्म हो गया, लेट से, या फिर क्या चेंजेस हुए आपके में? तो जैसे ये इंसिडेंट था, इसके बाद क्या होता है, बंदे को लगता है कि यार मरना तो है ही, आपकी तो सेकंड लाइफ चल रही है अभी ऐसी सिचुएशन के बाद, तो अब तो बोनस में चल रहे हैं, तो आपने जो चांस लेने हैं ना लेते रहो, क्योंकि इसी कैलकुलेटेड रिस्क इज ऑलवेज देयर, बट ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को पास मौका था कुछ करने का फिर मैं बैकआउट कर गया। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस, अब ये तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतने बड़े लेवल का, उसके बाद एवरेस्ट में हुआ, उसमें सेम हुआ, फिर उसके बाद काफ़ी होते रहे, बट ये रहा कि ठीक है अब तो उधार की ज़िंदगी पे जैसे चल रहे हैं तो चलने दो, डरना नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई ऐसे बेवकूफ़ी नहीं करनी जिसकी वजह से मतलब, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट यू, बिकॉज नाउ वी लीड टीम्स, तो बाकी लोग भी हैं, तो कभी डरना नहीं है, बट पीछे भी नहीं हटना जहाँ कहीं ऐसा डाउट होगा। एंड दैट्स वाई यू सी जो हमारी टाइप की माउंटेनिंग कंपनी बहुत कम है, बिकॉज रिस्क एपिटाइट इज़ वेरी लेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर वी वर क्लाइंबिंग इन अर्जेंटीना, नॉट लास्ट ईयर, दिस ईयर, इस साल की बात है, समिट पहुँचे, तो हमारे ये रहता है कि सेफ्टी सबसे पहले है ना, क्योंकि अपने लिए तो आप चांस ले सकते हो, बट अगर आप मेरे साथ आ रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। एंड फौज में तो ओनरशिप पे यही सीखी हमने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, एंड वी डोंट वांट कि हम वापस जाएं और वहाँ पे गड़बड़ हो। तो समिट पे पहुँचे हम अर्जेंटीना में, कोनकागुआ करके है साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक 6961 मीटर्स। समिट पे पहुँचे, वहाँ पे एक बेडशीट देखी मैंने, यार बेडशीट क्या कर रही है यहाँ पे, नीचे देखा तो उसके अंदर से हाथ निकल रहा था, एंड मैंने कहा यार, तो मैंने फटाफट टीम को बुलाया, मैंने कहा फटाफट नीचे भागना है, समिट के लिए आए थे, समिट हो गया, यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना। होता क्या है, जनता फोटो लेने पे लगी है यहाँ, बिकॉज एवरीबडी वांट्स ना, एंड उसमें क्या रहता है, बिकॉज दैट इज़ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड यू हैव बीन, और समिट से ज़्यादा ऊपर तो आप जा नहीं रहे, तो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन सबसे कम है, फटीग लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा ये देख लो, ये अगर हालत नहीं चाहते तो नीचे भाग लो। तो ऐसे सिचुएशंस, एंड दैट डे अगेन बाय द टाइम वी केम डाउन देयर वाज अनदर डेथ ऑफ अ लेडी जो हमारे साथ बोल रही थी अपने गाइड्स को कि यार आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड ऑल, बट यू नो शी वॉज सो एग्जॉस्टेड कि बाय द टाइम शी रीच द समिट कैंप बैक, मेरे टीम मेंबर ने बताया कि सर वो लेडी जो थी शी ऑल्सो सकम टू दिस थिंग, हर सिचुएशन। क्या सर ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है या कैसे रहता है, मतलब क्योंकि फिजिकल इंजरी तो नहीं हुई है वहाँ पर, क्या है, तो ये मोस्टली ऑक्सीजन की कमी की वजह से रहता है? सी कमिंग ऑन टू द रूट कॉज, वही है, जनता को पता नहीं चलता कि कितने व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर, तैयारी नहीं करके आते। अब हमारा क्या था, हम तो फौज में थे, तो हमारा ये रहता है कि बिल्कुल घिस के करनी है तैयारी, तभी हम सियाचिन में 6 महीने 7 महीने ट्रेनिंग की एवरेस्ट के लिए। एंड जब हम अभी भी अपने साथ क्लाइंबर्स लेके जाते हैं, वी मेक श्योर कि दीज पीपल आर प्रिपेयर्ड फुली, है ना, वरना हमारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर कोई हमारे साथ फॉर एग्जांपल 7000 मीटर करना चाहता है, तो हम उससे पूछते हैं कि आपने पहले क्या क्या क्लाइम्स किए हैं, एंड देयर लॉट ऑफ पीपल दे से कि यार हमने मैराथन्स कर रखी हैं, ये कर रखा है, वट एवर यू हैव डन दैट इज गुड, बट आपने माउंटेनिंग कितना किया है? तो अगर आपने नहीं किया तो यू स्टार्ट विद द बेसिक लेवल, बिगिनर लेवल पे आइए, वहाँ पे क्लाइम करना स्टार्ट कीजिए, एंड देन स्लोली यू बिल्ड अप। सो दैट वे वी डोंट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज वी डोंट वांट किसी की जिम्मेवारी हम नहीं लेना चाहते इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। ठीक है, अगर नेचुरल कॉजेज से हो गया दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो अवॉइडेबल है नो वे। सो ज़्यादातर जो गलतियाँ होती हैं वो इसलिए होती हैं कि लोग प्रिपेयर नहीं करते। बाकी फिर इट्स सेकेंड पार्ट वही एग्जॉशन, थक कितना गए, अब वो थकेंगे तभी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे। अगर आपने पूरी तैयारी कर रखी है तो फिर इतना ज़्यादा आपको नहीं होगा कि आप एग्जॉशन से वो हो गए। तीसरा ये हो गया, या फिर गाइड जो है वो इतने अच्छे ट्रेन नहीं है। अगर मैं आपका टीम लीडर हूँ तो मेरे को ऑब्जर्व करना है कि क्या आपका थ्रेशोल्ड है। अगर आपका नहीं है उसकी कैपेबिलिटी, देन वी स्ट्रिक्टली टेल कि यार कम नेक्स्ट ईयर, बिकॉज माउंटेन्स आर गोइंग टू स्टे हियर, बट यू हैव टू टर्न बैक बिकॉज यू हैव फैमिली टू लुक आफ्टर एंड योर ओन लाइफ, राइट। तो वो चीज़ें रिस्क लेनी, तो इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ वेल यू प्रिपेयर्ड एंड हाउ गुड द टीम इज और द टीम कंपनी इज विद whom you're going। सही, इसमें क्लाइंबिंग करने के लिए मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, किस किस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? और आपने प्रिपरेशन की बात की, आई थिंक अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हाउ यू प्रिपेयर। Yeah. तो प्रिपरेशन में क्या किया जाता है? जैसे एक मैराथन तो मतलब एक लोग प्लान कर सकते हैं
ठीक है, क्लाइंब के अलावा अगर क्लाइंब पे किसी को जाना स्टार्ट करना है तो वो क्या प्रिपरेशन रहती है उसकी? सो अगेन दैट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. इनफैक्ट अपना नया स्टार्टअप वी हैव रिसेंटली लॉन्च विच इज़ कॉल्ड ऑल्टी एज, जो इसी माउंटेनिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराता है. जनरली क्या सोचते हैं लोग कि अगर मैं इतने मिनट में इतना किलोमीटर भाग लेता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, विच इज़ नॉट अ करेक्ट पैरामीटर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट रन बिकॉज ऑफ सम रीजन और द अदर, बट देन दे आर स्टिल गुड इन माउंटेनियरिंग, राइट? सो इट हेल्प्स डेफिनेटली बिकॉज कार्डियो एंड ऑल बढ़ जाता है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर. ना इसका एग्जाम्पल देता हूँ. जिस दिन मेरा एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ, मेरे बॉस देश वन ब्रिगेडियर ही कॉल्ड मी, कहते रोमिल एवरेस्ट क्लाइम करने जा रहे हो, रिमेंबर दैट इट इज़ 60 to 70% मेंटल स्ट्रेंथ, 30-40% फिजिकल. एंड आई रियलाइज, मैंने कहा सर क्या बोल रहे हैं, मतलब ना आई कुडंट स्पीक टू हिम दैट वे, बट मेरे दिमाग में था, मैंने कहा इट्स ऑल फिजिकल ये वो. बट 2018 to now, you know, I realized कि what he meant makes lot of sense. He said 50-60%, I would say 70% is the mental strength. Only 30% is physical. Which doesn't mean physically तैयार नहीं होना, है ना? ये नहीं होना चाहिए कि 30% बोला है तो that 30% itself means a lot for climbing, you know. So preparation would mean, you know, a lot of cardio, lot of strength training, lot of lower body, upper body exercises. And once you come to that level, then mentally you have to prepare in the sense that go through all the literature available on the climb. The team which you are going, you know, the person who is leading the team, उनका दिमाग खा जाओ कि कैसे क्या क्या कंटिजेंसीज हैं, कैसे प्रिपेयर करना है फिजिकली एज वेल एज मेंटली. देयर लॉट ऑफ, आजकल तो यू नो IT का ज़माना है, देयर लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ एंड मटेरियल अवेलेबल. गो थ्रू इट फुली, बट मेक श्योर द डे यू स्टार्ट योर एक्सपेडिशन डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में कि मेरे पास टाइम था, मैं तैयारी नहीं कर पाया, ये कर पाई. तो वो बहुत ज़रूरी है. दैट्स वॉट वॉज देयर फॉर आर एवरेस्ट ऑल्सो. जैसे मेरी टीम वाले, मैं तो ऐसी ट्रेनिंग कराता था, मेरे को लोग बोलते थे, कहते कि ये हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं. ना भाई, अपने को कोई चांस नहीं लेना. आई डोंट वांट कि किसी के पेरेंट्स बोले कि हमारा बेटा या बेटी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड यू डिडंट टेक केयर एंड ही और शी इज़ नो मोर. तो ट्रेनिंग में नो कॉम्प्रोमाइज. दे यूज्ड टू टेल मी, कहते सर आप छुट्टी नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे. मैंने कहा नो वे, जब तक एवरेस्ट नहीं होता वी हैव टू बी रियली रूथलेस विद द ट्रेनिंग. सो दैट्स वाई हम 30-30, 35-35 किलोमीटर सियाचिन बेस कैंप पर रन करते थे. स्नोफॉल चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बिकॉज ट्रेनिंग. जब जिस दिन हमने एक्सपीडिशन स्टार्ट किया, हमारे दिमाग में ये डाउट नहीं था कि हमारे पास और ट्रेनिंग का टाइम था और हम ट्रेनिंग नहीं किए. उसके बाद जो होगा दैट इज़ ऑब्वियसली गॉड्स विश, कि जो होगा नहीं होगा, सबमिट हुआ है नहीं हुआ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स, बट अपनी तरफ से वी वर थॉरली प्रिपेयर्ड. सर क्लाइंब करने के लिए क्या क्या गियर्स चाहिए होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आजकल अवेलेबल है? लेट्स से GPS डिवाइसेस हैं ताकि इन केस ऑफ एनी कॉन्टिजेंसी पीपल कैन रीच आउट टू यू. तो ये Right. क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कैरी करनी? See, depends on the level of climb which is there. Like beginner level treks जैसे होते हैं हिमाचल में या लद्दाख में. Many places these days because of, you know, better communication facilities you all connected. In Himachal you have satellite phones या phone वगैरह normally भी काम करते हैं. Otherwise, like we climbed in North America's highest called Denali. Denali is a very raw peak, you know, because Alaska में है. Alaska का भी remote area. वेरिन आप लैंड भी करते हैं तो आप फ्लाइट से लैंड करेंगे सीधा ग्लेशियर में, तो स्नो वाले जो स्की लगे होते हैं एयरक्राफ्ट में उससे लैंड कर रहे हैं एंड देन यू स्टार्ट क्लाइंबिंग. तो वहाँ पे यू हैव डिवाइसेस कॉल्ड PLBs, पर्सनल लोकेटर बीकन. तो गारमेंट के डिवाइसेस होते हैं वेरिन यू कैन सेंड मैसेजेस टू योर होम और एनीवेयर एंड देन यू कैन गेट वेदर अपडेट्स, बिकॉज समथिंग लाइक देनाली वुड रिक्वायर एक्यूरेट वेदर कंडीशंस. वहाँ पे अगर मौसम ख़राब हुआ तो इट गोज बैड फॉर 6 days 7 days तक मौसम ख़राब है, स्नोफॉल चल रही है, तो यू हैव टनल्स डग. नीचे एक टेंट से दूसरे टेंट में जाने के लिए आप टनल में जा रहे हैं, बिकॉज बाहर तो निकल नहीं सकते, इतना ज़्यादा हालत ख़राब है. सो दैट्स वाई यू डिवाइसेज एंड ऑल अगेन यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल. गेयर वाइज द बेस्ट ऑफ गेयर्स यू कैरी, बिकॉज ये नहीं होता कि यार मैं हल्का गेयर ले लेता हूँ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 उंगलियाँ कट जाएंगी. वहाँ पे ऐसी चीज़ों में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, यू नो, एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट. सो बिफोर द क्लाइंब वी मेक श्योर दैट everyone who is joining us has the best of gears available for that climb. It's expensive, बट एज ए सेड कि एक्सपेंसिव का ये नहीं है कि यार 4,000 की चीज़ मैं 1,000 में ले लेता हूँ, कुछ होगा तो चलेगा. चलने वाला काम नहीं होता वहाँ पे. फ्रॉस्ट बाइट हो गया, कुछ हो गया. तो सर ग्लव्स हो गए, बूट्स हो गए, आई थिंक सूट्स भी हो गया, और Correct. कुछ ऐसा होता है जो कैरी सो करना होता है? कमिंग फ्रॉम बॉटम, सो यू हैव क्रैम्पॉन्स जो कीलें लगी होती हैं जैसे जूते के नीचे हम पहनते हैं फॉर आइस एंड स्नो में चलने के लिए. उसके बाद आपके क्लाइंबिंग बूट्स, और क्लाइंबिंग बूट इटसेल्फ इज $1 lakh+, 1 लाख से ऊपर का आता है वो, जो इट्स अ ट्रिपल लेयर बूट. तो 3 जूते आपने काइंड ऑफ योर वोन इट.
ठीक है. उसके बाद सॉक्स भी यू वेयर डबल लेयर सॉक्स एंड अगेन यू नो बेस्ट क्वालिटी विच इज देयर. देन यू वेयर थर्मल्स इनसाइड, देन अपर ट्राउजर विद अ फ्लीस लाइनिंग इनसाइड. एंड सिमिलरली ग्लव्स में पहले लाइनर ग्लव होगा, फिर उसके बाद आपके पास मिटन्स होंगे या ग्लव्स होंगे हेवी ड्यूटी वाले. यू विल हैव डाउन सूट एट टाइम्स, अगर बड़ी क्लाइम है तो एक डांगरी टाइप जैसे होता है. अगेन वो भी काफ़ी टॉप लेवल वाली होती हैं विद यू नो डक फेदर वाला जैसे रहता है, जिससे मतलब वार्मथ इज़ वेरी हाई. देन यू हैव हेलमेट्स, हार्नेस, यू नेम अ थिंग, यू नो देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल दीज डेज. इन सब का सर कितना वेट हो जाता है टोटल, और कितना टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है? सी अभी वेट वगैरह काफ़ी कम आ गए बिकॉज वेट के लिए दे आर लाइट वेट ऑप्शंस अवेलेबल, बट देन ऑब्वियसली दोज आर एक्सपेंसिव. वो पता ही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करती रहेगी, हल्का सामान होगा तो उसका एक्सपेंसिव होता रहेगा. सो सेफली से अबाउट 6 to 7 lakhs for a big climb like Everest and all. You'll have to invest in basic level of gears and all which is there. सर एक बार समिट पे पहुँचे, जैसे आप एवरेस्ट पे पहुँचे या फिर आई थिंक कंचनजंगा या जहाँ पर भी जाते हैं लोग, ऊपर जाकर एकदम पीक पर खड़े होकर जब वर्ल्ड को देखते हैं तो वो क्या फीलिंग आती है आपको? कोई ऐसा चीज़ याद है जिससे अभी भी आपको देख के सोच के गूज बम्स आते हैं किसी चीज़ के बारे में? सी इसमें क्या रहता है ना, इतना आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि व्यूज़ वगैरह ठीक है, अमेजिंग रहते हैं, बहुत सुंदर रहते हैं, बट जो आपके अंदर वाली फील होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है. सो फॉर एन आउटसाइडर व्यूज़ वगैरह बहुत मैटर करते हैं कि लॉट ऑफ पीपल दे हु जॉइन अस कि यार रोमिल कैसे व्यूज़ थे, कैसा था, बहुत अच्छा था, मतलब यू कांट कंपेयर. स्पेशली हम सिटी लाइफ जैसे दिल्ली वाले हैं तो अमेजिंग, बट यू कांट क्वान्टिफाई जो आपकी अंदर की फीलिंग होती है ना, कि जो सेटिस्फैक्शन रहती है कि यार मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. बिकॉज लाइक एवरेस्ट वी डिड, तो मेरे पास 14 लोगों की टीम थी एवरेस्ट चढ़ने के लिए. तो वहाँ पे जब चढ़े तो दो सेटिस्फैक्शन रहता है कि यार 14 पीपल हैड कम टू मी एंड आर्मी ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप टीम लेके जाइए, लीड कीजिए, एंड एवरीबडी मेड इट सक्सेसफुली, ऑल 14. सो वो जो फील है उसको आप क्वान्टिफाई नहीं कर सकते. इनफैक्ट हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बुलाया था आफ्टर आवर एक्सपेडिशन, एंड ही इनफैक्ट आस्क्ड अस, एंड मोदी जी बीइंग मोदी जी, ही वाज बिकॉज उनसे पहले देयर वर लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेसी हु केम कि यार ज़्यादा टाइम मत लगाना, 1 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, बिकॉज ये बिजी मैन ऑब्वियसली. बट देन जब उन्होंने चार्ट देखा तो उन्होंने पूछा कि अच्छा बेटा ये बताओ कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था. देन आई एक्सप्लेन कि सर ये खुम्बू वाला है, क्या डिफिकल्टी आती है एंड ऑल. सो यू नो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यू ऑल्सो गेट टू लर्न. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज वन ऑफ द गर्ल्स ही आस्क्ड कि बेटा तुम्हें कैसा लगा एवरेस्ट का, एंड जो उसने आंसर दिया, आई वाज शॉक्ड, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. शी सेड कि सर हम ऊपर जाके वापस आ गए, मैं पता ही नहीं चला कब एवरेस्ट खत्म हो गया. दैट वाज द लेवल ऑफ ट्रेनिंग वी हैड, यू नो, इतना भयंकर. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल यू नो वंस यू ट्रेन सो मच ऑन सियाचिन ऑन अदर प्लेसेस, तो वो चीज़ रहती है. सर आपने मोदी जी से भी मिले इस चीज़ के बारे में, तो आई थिंक नॉर्मल ऑडियंस को भी ना, नॉर्मल लोगों को, हम जैसे लोगों को काफ़ी चीज़ें पता ही नहीं है कि जो फीलिंग है. आई थिंक हमें जैसे जाते हैं थोड़ा ईजी ट्रैक्स हैं, वहाँ पर जाकर व्यूज़ की आपने बात की, मोस्टली लोग व्यूज़ के लिए ही जाते हैं हर जगह. बट जो थ्रिल फैक्टर है वो क्या हर क्लाइम में आपको सेम थ्रिल फैक्टर आता है? आपने एवरेस्ट क्लाइम कर लिया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो ये तो सबसे ऊपर क्लाइम हो गया, राइट. तो वो आगे भी कंटिन्यू रहता है? सी मेरे को जब मैं जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी मैं क्लाइम में जाता था ना, मैं बहुत कोसता था अपने आप को कि कहाँ फंस गया यार, पहले तो इतना अच्छा लाइफ चल रहा था यहाँ. तो जब मैंने एवरेस्ट किया, मैंने कहा अब तो ख़त्म है. एवरेस्ट जाते समय भी आई रियली कर्स्ड माई सेल्फ, मैंने कहा और आर्मी ने कहा मेरे को सिलेक्ट करना था, ये वो मतलब ना कहाँ किस्मत में फंस गए. तो जब कर लिया ना, मैंने कहा अब इसके बाद तो और कुछ बचा नहीं है, तो आराम से ज़िंदगी काटेंगे अपने. बट वो जो नशे वाली चीज़ होती है ना, द मोमेंट यू रीच द समिट एंड देन यू कम बैक एंड रियलाइज कि हाउ इट हैज़ चेंज्ड यू एज अ पर्सन, सो दैट कीप्स यू गोइंग. एंड लाइक माई वाइफ कीप्स टेलिंग मी, अभी मैं नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग फॉर किलिमंजारो विच इज़ द हाइएस्ट इन अफ्रीका. दिस द 4th टाइम वी आर गोइंग इन दिस ईयर. 3 बार पहले मैं इसी साल जा चुका हूँ. तो शी कीप्स आस्किंग मी, क्या यार तू पागल है, बार बार एक ही जगह जा रहा है, क्या मज़ा आ रहा है ना, सेम थिंग. तो क्या होता है माउंटेन्स में, एवरी टाइम यू गो ना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. वेदर चेंज होगा, आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, एंड एवरीबडी हु इज कमिंग ना, लेट्स से वी हैव अ टीम ऑफ 10 पीपल, एवरी पर्सन हैज़ गॉट देयर ओन पर्सपेक्टिव. सब जैसे कोई 40 साल का है तो उसने अपनी ज़िंदगी अलग टाइप से, एवरी वंस जर्नी इज़ डिफरेंट, सो देयर इज सो मच टू लर्न. तो हम जब भी जाते हैं ना, हमें वी आर ऑलवेज इन नो कि यार इस बंदे ने ये किया है. कोई मर्चेंट नेवी ने अपनी ज़िंदगी बताएगा कि मैंने शिप में इतना टाइम निकाला है, कोई कहेगा मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता था किसी कंपनी की. तो देयर इज सो मच टू लर्न
कि ऑलवेज दैट इंटरेस्ट इज अ लाइफ कि हाँ ये सब कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है, सो दैट कीप्स अस गोइंग. जैसे बोलते हैं कि एक किताब को काफ़ी बार पढ़ो तो द बुक रिमेन सेम बट आई चेंज्ड एवरी टाइम आफ्टर Exactly. रीडिंग इट. तो आई थिंक एक लोगों के साथ मिलने का और उतनी टफ कंडीशंस में से आई थिंक एक आर्मी का भी यही होता है कि जो कैमरेडरी होती है वो साथ में आपके जब जा रहे हैं उन लोगों के साथ जो एक मिलके वो होता है वो अलग ही फीलिंग होती है. शेयर एक्सपीरियंसेस करना, डिफिकल्टीज फेस करना साथ में, आई थिंक वो भी एक काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस रहता ओ है. या बहुत ज़्यादा. लाइक मैं काफ़ी लेट पैराट्रूपर बना आर्मी में, तो एवरी जंप इज़ डिफरेंट. कहने को तो आप एयरक्राफ्ट से ही जंप कर रहे हैं, नीचे ही उतर रहे हैं, छतरी खुल गई, नीचे कूद गए, बट एवरी जंप वुड बी डिफरेंट. एंड सिमिलरली एवरी माउंटेन आप कितनी बार भी जाओ, इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो वो रहता है. एक सर जैसे माउंटेन्स पे आप काफ़ी क्लाइंब करते हैं, उससे अगर आप पर्सनालिटी में देखें, आपकी डे टू डे लाइफ हो गई, मे बी डिसीजन मेकिंग हो गया, एबिलिटी टू टेक चैलेंजेस हो गया, क्या क्या चीज़ें आपने महसूस करी हैं कि उसने आपको काफ़ी बदल दिया है? दैट्स अ गुड वन. सो होता क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारे साथ एक लड़का है कार्तिक, पिछले 4 साल से हमारे साथ 3 साल से वो हमारे साथ क्लाइंब कर रहा है. पहले 1.5 साल तक जिस क्लाइंब में जाता था ना, सब में वापस आता था कि सबमिट नहीं हो पा रहा. हमें भी लगता था यार क्या है, हम इतना इसको ट्रेन कर रहे हैं तो बच्चे. ही वॉज दैट टाइम इन क्लास 7th. जब अच्छा. हाँ 7th में था वो, क्लाइंब कर रहा था. अब उसके पेरेंट्स भी, उनको भी लग रहा है कि यार ये हर जगह जा रहा है. एंड ही यूज्ड टू कम फॉर लॉट ऑफ क्लाइम्स. और जहाँ भी जाता था हमें लगता था यार कभी उसका पेट दर्द हो रहा है, कभी नींद आ रही है, कुछ हो रहा है, बच्चे को क्या बोलेंगे. एंड वी यूज्ड टू फील कि यार क्या हो रहा है. बट the way that person has changed, because right now as we are speaking he is climbing in Antarctica. He's going to be the first one from our company to climb there. So and the way his personality has changed, that is amazing. Because जैसे अपने में भी हम देखते हैं पेशेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. आप वेट कर रहे हैं कहीं समिट कैंप में कि वेदर कब खुलेगा तब आप समिट पुश पे जाएंगे. जैसे दिनाली में भी हमें यही था, या कहीं भी माउंटेन में जाते हैं, यू चेक वेदर, और वेदर नहीं, आप बैठे पड़े हैं वहाँ पे. एक बार तो हम आर्मी टीम लीड कर रहा था, माउंट कून करके एक है 7000 मीटर्स का, समिट कैंप पे बैठे हुए, समिट पुश पे निकले, थोड़ी देर बाद ब्लिजर्ड आ गया. अब ब्लिजर्ड आ गया तो जा नहीं सकते, वापस आ गए. 3 दिन तक स्नोफॉल चलता रहा. 3 दिन तक आप टेंट से निकल रहे, क्या करें. नेक्स्ट डे वी सेड कि वील हैव टू गो बैक, बिकॉज हम 8 या 9 लोग थे और खाना खत्म हो चुका था समिट कैंपेन तक. तो हम नेक्स्ट डे वापस आने के लिए रेडी थे. रात को एक हमारा सा टीममेट रात को 1 बजे टॉयलेट के लिए बाहर निकला, टेंट खोला, उसको स्टार्स नजर आ गए, कहते सर स्नोफॉल बंद हो गया, क्लाउड्स हट गए, लेट्स गो. देन वी स्टार्टेड समिट पुश. समिट के लिए गए, रात को 1 बजे चलना स्टार्ट किया, चलते रहे. नेक्स्ट डे शाम को 7-8 बजे वापस आए. तो 3 दिन तक मतलब रिसोर्सेज कुछ नहीं है आपके पास, है ना. एंड वेदर इतना ख़राब है. उस समय क्या था, अब अगर आपने टेंट लगा रखा है और उसमें सो रहे हैं, तो जहाँ पे आपने टेंट लगाया बिकॉज ऑफ बॉडी हीट मेल्ट हो जाएगी स्नो. तो बिल्कुल झूला बन रखा था, उसमें लेटे पड़े 4 या 5 जने एक टेंट के अंदर, और नीचे पानी भर रहा है, मतलब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. तो स्मॉल थिंग्स पे ना आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि यार क्या पागल लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ों में लगे. तो यू स्टार्ट लुकिंग लाइफ फ्रॉम अ वेरी मैक्रो एंड देन यू रियलाइज की मतलब एक इफ़ आई में से वो स्पिरिचुअल जो रहता है ना चीज़, वो चीज़ ज़्यादा आती है. जो मतलब फालतू चीज़ों में लोग परेशान है कि ये ठीक नहीं चल रहा, वो गड़बड़ है, उन चीज़ों से आप बहुत ऊपर हो जाते हैं. एंड पेशेंस बहुत बढ़ जाता है, एंड योर आउटलुक चेंजेस कम्प्लीटली. इस किसी भी सब्जेक्ट में सर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हों जिससे आप इंस्पायर हुए, या फिर उनकी कुछ ऐसी स्टोरी रही हो जिससे आपका आई थिंक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो कि यार वाह मिलके मज़ा आया? बहुत सारे लोग हैं. लाइक मेरा पार्टनर जो है, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन इंडियन माउंटेनिंग. बहुत शांत है, कभी सोशल मीडिया में नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, बट द वे ही वर्क्स हार्ड. अभी उसका जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने क्लाइंब किया शीशा पांगमा, विच इज़ इन चाइना. 8000 मीटर्स का पीक है, वेरी डिफिकल्ट अगेन. तो वहाँ पे क्लाइंब करने जा रहा था. पहले उसका परमिशन, बिकॉज चाइना में पीक्स क्लाइंब करने के लिए बहुत परमिशंस का वो था, बहुत लेट परमिशन मिला. बाय द टाइम ही रीच्ड, ही वॉज द ओनली वन हु वॉज लेफ्ट की क्लाइंब करने के लिए. एंड स्टिल ही मेड इट, नोइंग फुली वेल कि उनका जो शेरपा था साथ में, ही वॉज नॉट वेल, तबियत खराब हो गया तो वो जा नहीं पाया. तो वहाँ पे ही अगेन वेंट अहेड. And there's this guy Nirmal Purja in mountaineering field. He's considered to be the top in the world right now. He's from Nepal. तो उसने भरत को बोला कि यार you come, we'll take care in case you know something goes wrong, just be in the side. So you find amazing people, very very inspiring people, जो मतलब
जिनका मेयर प्रेजेंस इटसेल्फ यू फील कि हाँ भाई, जैसे अभी 3 days बैक वी वर टॉकिंग टू निर्मल पुरजा ऑन व्हाट्सएप वीडियो में, बिकॉज माई वाइफ इज़ अ बिग फैन, तो उन्होंने कहा कि यार भरत को बोला कि यार उससे बात कराओ, एंड ही वॉज ऑल्सो क्लाइंबिंग इन अंटार्कटिका, तो बात हुआ. सो इन माउंटेनिंग यू फाइंड वेरी वेरी हम्बल पीपल, बिकॉज यू हैव सीन सो मच ऑफ लाइफ कि वो ईगो और ये जो चीज़ें रहती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. मतलब पहाड़ की आई थिंक एनॉर्मिटी के सामने एक पर्सपेक्टिव आपका चेंज होता है. वेरी राइटली सेड. एक सर ग्लोबली जैसे आपने क्लाइंब किया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन कौन से हैं ग्लोबली, प्लस सेम चीज़ सेम डायरेक्शन में कौन कंट्री में जैसे लोग होते हैं, क्या डिफरेंस है इंडियंस में और बाहर के लोगों में? बिकॉज काफ़ी कंट्रीज जैसे स्विट्ज़रलैंड हो गए, अलग अलग कंट्री के लोग एडवेंचरस होते हैं, Right. बट आपका एक्सपीरियंसेस लोगों के कंट्री वाइज कैसा डिफरेंस रहा है? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. अभी क्या है कि बिगेस्ट माउंटेन्स जो हैं वो सारी एशिया में, बाहर जो है बहुत कम है कंपेयर टू द ऑल्टीट्यूड, इफ आई मे से. तो ऑल्टीट्यूड वाइज जो बिग माउंटेन्स है या तो इंडिया में हिमालयस में या फिर नेपाल के हिमालयस में. तो टोटल देर आर 14 पीक्स विच आर मोर देन 8,000 मीटर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर देर इन नेपाल. तो हमारा क्लाइंबिंग नेपाल में काफ़ी रहता है. एंड पर्सनली आई फील नेपाल और इंडिया क्या है, नेबर्स ही हैं, दिस नॉट मच ऑफ डिफरेंस. बट वहाँ के लोगों में और यहाँ में इतना अंतर है कि विश्वास नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक शेरपा था, वो बांसुरी बहुत बढ़िया बजाता था, तो हम उसको पकड़ के बोले कि यार बांसुरी बजा, बहुत खुश होता था. तो मैंने उसको एक बार बोला, मैंने कहा यार तू इतना खुश क्यों है आज? एंड उसने एक बहुत ही सिंपल बात की जो मेरे को बाद में लगा यार कि, मैंने कहा तू इतना खुश क्यों आज? कहता सर मैं तो हर समय खुश रहता हूँ. वॉट वी सी इन आवर सर्कल्स इज वी नीड रीजन्स टू बी हैप्पी. कि यार आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मेरे को इतने लाइक्स मिल गए या वो हो गए सोशल मीडिया, तो आई एम हैप्पी. वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है. जब तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो मैं तो खुशी चल रहा हूँ. उनका डिफॉल्ट मोड जो है दैट इज हैप्पीनेस. एंड आई वॉज सरप्राइज बिकॉज वॉट वी सी इज देयर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस. दैट इज ऑल्सो हिंदू कंट्री, यहाँ पे पड़ोस में ही हम रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है माइंडसेट में. सर आपने स्टार्ट भी किया अपनी जर्नी शेयर करने के लिए बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, तो ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि आपको ये स्टार्टअप करना है, इसी फील्ड में करना है? और आई थिंक बिजनेस सेंस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन से बने, करेक्ट. क्योंकि एक्सपेंसिव चीज़ है, यस. ऑडियंस कम है, तो फिर आपने कैसे इस चीज़ का डिसीजन लिया? या ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज मैं डाई हार्ड फौजी था. 94 से फौज में थे, 2020 तक फौज में रहे. तो मेरे को तो फौज के सिवा कुछ आता भी नहीं था, तो मेरा कोई रीज़न भी नहीं था फौज छोड़ने का. मैंने कहा फौज में रहेंगे. अब हुआ क्या, मैं स्पेशल फोर्सेस में गया, एंड हुआ क्या, इतना सर्विस भी हो गया था. मतलब जब तक मैं वहाँ पे था 2020 तक, तो इतना सर्विस हो गया था कि उस सीनियरिटी में मेरा ग्राउंड से कनेक्ट अभी धीरे धीरे कम हो रहा था. आई वुड हैव बीन मोर इनटू स्ट्रैटेजी रोल या फिर हेडक्वार्टर्स वगैरह में, जो कहीं ना कहीं मेरे को जम नहीं रहा था. मेरे को ये लगा कि पूरे टाइम जो मैं फौज में था मोस्टली आई वाज इनटू आउटडोर्स, एडवेंचर फील्ड में चल रहा हूँ या फिर यहाँ. तो मेरे को ये लगा कि जब मैं पेपर वर्क में आऊँगा, फाइल वर्क में ना हो पाएगा. तो जब ये वाली फील है ना, तब मेरे को थोड़ा लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा. एंड कॉर्पोरेट वाला तो मतलब ही नहीं था अपने को, मतलब ना कि मैं सेट ही नहीं हो पाता. कहीं ज्वाइन भी करता था महीने में, क्योंकि मैं आउटडोर्स वाला रहा शुरू से. एंड फिर मेरे को मिल गया ये भरत, जो कि मेरा पार्टनर है. इसने मेरे को भड़का दिया, कहता सर आप क्या करोगे, आप छोड़ो. एंड देन वी रियलाइज देयर वाज सो मच ऑफ सिनर्जी बिटवीन आवर थॉट्स कि मेरे को ये लगा कि अगर फौज छोड़ के मेरे को कुछ करना है, चाहे हम गोलगप्पे की दुकान लगाएं, लेकिन भरत के साथ ही करना है. इट वॉज दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन ही क्रिएटेड इन माइंड कि यार दिस गाय. एंड होता क्या है कि जब फौज छोड़ रहे हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ इनहिबिशंस कि बाहर की दुनिया कैसी है, बिकॉज फौज तो इज अ डिफरेंट वर्ल्ड. ट्रस्ट एंड ऑल इज ब्लाइंडली यू ट्रस्ट, विच अनफॉर्चुनेटली इज नॉट देयर आउटसाइड. तो जब भरत जैसा कोई मिला मेरे को, मैंने कहा यार यही बंदा है, जो भी करेंगे साथ में करेंगे. एंड देन वी रियलाइज देयर वाज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन पीपल हु वांट टू क्लाइंब या माउंटेनियरिंग. तो उनके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई बिग क्लाइम्स के लिए देयर नो कंपनीज हु वर इनटू दिस. सो वी सेड ओके देयर इज अ गैप. ओनली पार्ट वाज कि 2020 में जब मैंने छोड़ा, इट वाज पीक ऑफ कोविड, पिकअप कर रहा था मार्च 2020 से. बट वी सेड कि यार अगर करना है तो करना है, फिर देयर विल ऑलवेज बी समथिंग और द अदर विच विल बी अगेंस्ट यू. एंड वो फौजी माइंडसेट तो था ही कि पूरी जान लगा के करेंगे काम, तो फिर अपने आप रिजल्ट मिलेंगे. एंड टचवुड वी बीन डूइंग एक्सट्रीमली वेल सिंस द टाइम वी हैव लेफ्ट. और सर इंडिया में जो ट्रेंड है, जैसे आपने बोला कि अब लोगों के पास थोड़ा स्पेंडिंग पावर भी आ रहा है और लोग
अवेयर भी हो रहे हैं क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, और आई थिंक एडवेंचरस भी हो रहे हैं कि हाँ चलो पैसा है, कुछ अलग करते हैं, एक्सपीरियंसेस बाई करते हैं। तो क्या वो ट्रेंड है कि लोग बढ़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, ज़्यादा मोटिवेटेड हैं इस चीज़ के लिए? अच्छा, मेरे को कहना तो नहीं चाहिए बट लेट मी शेयर, कोविड हैज़ बीन अ बिग बून फॉर रियलाइजेशन ऑफ पीपल कि हाँ भाई हम मर भी सकते हैं। उससे पहले तो ये था कि यार ज़िंदगी चल रही है। कोविड में वी ऑल रियलाइज कि जब तक सेकेंड वेव आया, वो वन हॉप वाले सबके फैमिलीज में कुछ ना कुछ यू न्यू समवन हु अनफॉर्चुनेटली डाइड, बट वो रियलाइजेशन आ गया कि वी नीड टू फोकस ऑन आवर हेल्थ एंड इफ दीज थिंग्स आर देयर, तो उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा ये जो पहले दे यूज्ड टू कॉल इट रिवेंज क्लाइंब, कि ठीक है अब इसका बदला लेना है जो हमने 2 साल घर में बिताया या 1 साल बिताया, तो वी हैव टू ट्रैवल, वी हैव टू डू, दैट्स व्हाई वी सी एयरलाइंस ये आजकल सब फुल चल रही हैं। यू सी फेयर प्राइसेस, फेयर्स जो हैं सब एयरलाइंस के बढ़ गए, ट्रैवल में इतना एक्सपेंसिव हो गया, बट देन पीपल रियलाइज कि दे नीड टू स्पेंड एंड वो एक्सपीरियंसेस हैज टेकन ओवर फ्रॉम द एसेट्स विच पीपल यूज टू। पहले क्या रहता है, सेविंग्स हमारे पेरेंट्स या पहले जो यही ट्रेंड रहता था। अभी आईटी वाला क्राउड है, यंग जनरेशन, अभी जितने हमारे पास आते हैं सब दे आस्क कि सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है हमने आपको, एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, दैट इज द इन थिंग विच इज हैपनिंग एंड एक्सपीरियंस सेम वे आई डू विद माई किड्स। बच्चों को बोलता हूँ कि यार चलो, लाइक माई यंगर डॉटर, शी इज क्लाइंबिंग, अभी शी इज़ 12, तो अभी नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग फॉर किलिमंजारो इन अफ्रीका। तो उसने पहले ही बोल दिया कि पापा मैंने जाना है। मैं ठीक है चलो, अभी उसका नेक्स्ट टाइम भी सेट है कि नेक्स्ट ईयर मैंने एल्ब्रस जाना है, आई हैव टोल्ड ऑल माई फ्रेंड्स, तो ये मेरा पहले से सेट है। तो ठीक है, आजकल का वी हैव टू गो विद द ट्रेंड ऑफ यंगर जनरेशन, जेन जीज, जेन अल्फा, वॉट एवर दे कॉल इट, बट वो है। और सर जैसे अब जो लोग हैं, जैसे आपने बोला कि यंग एज से भी लोग ऐसे चीज़ें करने की ट्राई कर रहे हैं आपकी डॉटर की तरह, तो इससे क्या आगे वाली जनरेशन में कुछ हम चेंजेस देखेंगे, मे बी बेटर लीडर्स या फिर पीपल हु आर विलिंग टू एक्सप्लोर अदर पाथ्स, ये कुछ आपने देखा है कि ट्रेंड कुछ चेंज होगा? मैंने अपनी डॉटर में बहुत चेंज देखा है, बिकॉज शी इज़ बिन गेटिंग इन टू क्लाइंबिंग एंड ऑल। तो होता क्या है, आजकल की जनरेशन बच्चों की क्या है कि सब कुछ अवेलेबल है, आईपैड से लेके वीडियो गेम्स, यू नेम अ थिंग दे गेट इट, एंड सब टीवी वगैरह देखते रहते हैं। तो जब ये बाहर जाते हैं ना, अब जैसे माउंटेनिंग में जाना है तो टेंट में रहना है, ऊपर से स्नोफॉल भी हो रही है, बिस्तर भी गीला हो रखा है, ठीक है, बाहर टॉयलेट जाना है तो ओपन में जाना है या फिर वो जो टॉयलेट टेंट में जाना है, तो देन दे रियलाइज कि यार ये तो कभी सोचा भी नहीं था। बट जब ऐसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं ना, वो एक्सपीरियंसेस की तरफ शिफ्ट करते हैं, देन दे गेट मोर रेजिलेंट, उनका माइंडसेट चेंज होगा, चैलेंजेस की कैपेबिलिटी बढ़ती है। एंड इतना सब कुछ जब करते हैं तो स्कूल ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस, जैसे माई डॉटर, उसको फिर स्कूल ने प्रीफेक्ट बना दिया, अब जब प्रीफेक्ट बना तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है छोटी एज में। तो ऐसे ट्रेंड काफ़ी चेंज होता रहता है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इनटू एक्सपीरियंसेस, रादर देन गेटिंग लेटेस्ट आईफोन 16 ले लिया या फिर स्पॉटिफाई का कनेक्शन ले लिया। तो स्पेंडिंग इटसेल्फ, हाउ यू स्पेंड इट शेप्स टू हाउ यू गोइंग टू बिकम इन फ्यूचर। सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस चीज़ को लेके, जैसे कि अलग अलग क्लाइम्स आप कर रहे हैं, काफ़ी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी आप क्लाइम्स कर रहे हैं, राइट। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप दैट यू वुड लाइक टू टेक, जिससे मे बी आपका भी और एक्सपीरियंस बढ़े और जो आपके अंडर क्लाइम करेंगे उन लोगों का भी क्या क्या मतलब क्या आई थिंक गोल है? सी अपने में क्या है ना, अभी हमारा जो कंपनी है बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, वी डोंट हैव टू प्रूव टू एनीवन, बिकॉज हमारा काफ़ी स्प्रेड काफ़ी है एंड लॉट ऑफ क्लाइम्स वी आर डूइंग अराउंड द वर्ल्ड। लाइक दिस ईयर वी हैड 1 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना एवरेस्ट लोत्से के लिए। सो देयर इज दिस माउंटेन कॉल्ड लोत्से विच इज़ अगेन मोर देन 8,000, वेरी डिफिकल्ट माउंटेन। सो देयर वाज वन गाय, ही डिड एवरेस्ट पहले किया, फिर उसके बाद लोत्से किया, फिर से एवरेस्ट किया, फिर से लोत्से किया, जो कि आज तक वर्ल्ड में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ही क्लाइम्ड लाइक दैट, है ना। एंड ऐसी फिर एक और, देयर वाज दिस लेडी, शी डिड एवरेस्ट एंड देन लोत्से एंड इन द शॉर्टेस्ट टाइम फॉर एन इंडियन। सो वी आर डूइंग वेल एज रिगार्ड्स दिस, एंड मोर देन एनी पर्सनल एम्बिशंस की मेरे को ये क्लाइम करना एंड ऑल, वही फौज वाला माइंडसेट रहता है ना कि इट्स द टीम विच मैटर्स, हाउ यू मेक एन इम्पैक्ट इन टू अदर पीपल्स लाइफ, those who are coming with you and they want to explore these things. तो उसके चक्कर में हमें that is very satisfying कि एक जना था जो मैं कभी सोच नहीं पाता था कि वो कभी माउंटेनिंग करेगा, ओवरवेट है, कुछ है, धीरे धीरे बिल्डअप किया, स्टार्ट करके नाउ दे हैव क्लाइम्ड बिग। तो दैट गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन एज अ पर्सन। देयर लॉट ऑफ पीपल दीज डेज, वी ऑल अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट में है, वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, मेंटल हेल्थ में काफ़ी है। वंस दे स्टार्ट क्लाइंबिंग तो क्या रहता है, वहाँ पे ना आपको कुछ होश नहीं रहता, वहाँ पे जान पे बनी आती रहती है, रो रहे हैं हम, कुछ नहीं, क्लाइंब कर रहे हैं।
तो आपका सारा फोकस एनर्जी जो रहती है ना, विदाउट थिंकिंग ऑन एनीथिंग एल्स, यू आर फोकसिंग एंड मेडिटेटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड दैट इम्पैक्ट्स देयर लाइफ अ लॉट. तो in turn we get very satisfied कि we get able to serve people who were earlier, you know, in a different level of mindset, yeah, physically as well as mentally, and now it has transformed so and so. So that is one aspect of, you know, making impact into the society. Second is exploring different climbs. Like this year we did first climb to Denali, अंटार्कटिका का पहला क्लाइंब था, एंड चिले का पहला क्लाइंब अब हम जनवरी में कर रहे हैं, एंड किर्गिस्तान में वी आर ओपनिंग क्वाइट सम क्लाइंब्स. तो एम इज़ टू make it more accessible to different places around the world as well as in India, so that people explore, step out of the homes. वो जो कल्चर अब डिजिटल वाला हो गया उससे जाके ऑफलाइन में ज़्यादा घुसें, एंड जो प्योर जॉय है लाइफ का ना. लाइक आई वॉज इन अ स्कूल इन्वाइटेड लास्ट वीक इन हैदराबाद. सो बच्चों का वही रहता है, तो प्रिंसिपल वाज ऑल्सो कि यू शुड टेल देम दैट व्हाट इज़ द रियल फन. क्योंकि जो फुटबॉल खेल रहे हैं आप, या जो पसीना आपका निकल रहा है, वो जो मज़ा है वो आपको कोई वीडियो गेम नहीं दे सकता, यू नो. सो वी अंडरस्टैंड इट बिकॉज वी आर फ्रॉम दैट जनरेशन, एंड इट्स अ ड्यूटी कि मतलब नेक्स्ट जनरेशन को वी शुड टेल देम दैट, यू नो, व्हाट इज़ रियल थिंग एंड व्हाट इज़ आर्टिफिशियल फन. आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की कि कहीं ना कहीं क्लाइम करते हुए एक यू टर्न इनटू अ बेटर स्पिरिचुअल पर्सन. Yeah. तो वो उस एंगल में सर आपने क्या चेंजेस देखा अपने अंदर? क्या आपने मेडिटेशन स्टार्ट की, या फिर क्लाइम भी आपको मेडिटेशन जैसा लगता है? आपकी डेली लाइफ में कैसे वो स्पिरिचुअलिटी एंटर की है? प्लस कुछ ऐसा आपने माउंटेन्स में देखा क्या जो कि आउटर वर्ल्ड अनअवेयर है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो? क्योंकि हिमालयाज वगैरह के बारे में काफ़ी कुछ बोला जाता है हमारे Yeah. टेक्स्ट में, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो आपको वहाँ पर, एनर्जीज या कुछ ऐसा फिजिकल थिंग? सी अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है इस मामले में, बिकॉज वी फील कि जो क्लाइम्स ये रहती है ना, दीज आर हाईली मेडिटेटिव. मतलब जो आपका, आई हैव नेवर डन मेडिटेशन, बिकॉज जो हम क्लाइम करते हैं ना, दैट बिकम्स वेरी वेरी मेडिटेटिव. आपको कुछ होश ही नहीं रहता कि लेफ्ट राइट क्या चल रहा है. इफ़ यू आस्क मी एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम जिल्च. यू आस्क मी एनीथिंग अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, मेरे को कुछ नहीं पता. यहाँ से मेरे को अगर घर भी जाना है ना, तो विदाउट गूगल मैप आई कैन नॉट मूव. तो जो कुछ रहता है सब, एंड माउंटेन्स में इफ़ यू आस्क मी, तो मैं पूरा बता दूंगा अर्जेंटीना में कहाँ से स्टार्ट करके आप माउंटेन टॉप पे कैसे पहुँचेंगे, वो रास्ता पूरा याद रहता है. ठीक है, तो इट्स ऑल बिकॉज कि यू इंजॉय सो मच देयर कि आपको सब कुछ चीज़ याद रहेंगी. एंड मेडिटेटिव का अदर थिंग इज कि हार्ड वर्क, एंड यू नो पीपल से वॉट एवर दे में से मेंटल स्ट्रेंथ वॉट एवर, मेरे को लगता है डेस्टिनी जो है ना, कोई टक्कर नहीं. आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT खड़गपुर. ठीक है, उससे मैं कभी नहीं सोचा था, जैसे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि यार तू पागल है. I did information technology. I've got papers published in research journals and all. तो पेरेंट्स को ये था कि यार फौज छोड़ेगा, कहीं कॉर्पोरेट में अच्छा रहेगा, ज़िंदगी मस्त रहेगी. एंड माई सिस्टर इज़ इन द US, शी इज़ डूइंग वेरी वेल. बहुत मतलब ना टिपिकल US लाइफ स्टाइल है उसका. नाउ शी इज़ गॉन ऑन अ क्रूज, आज सुबह निकली है. तो वो वाली लाइफ स्टाइल से हमारा तो क्या है कि कंधे पे 20-25 किलो का बैग पैक उठा रखा है, उसमें चल रहे हैं. तो उनको ये रहता है कि यार क्या फ़ायदा तेरा IIT में जाने का, जब तेरे को यही करना था. तो एंड यू कैन नॉट ब्लेम देम, बिकॉज अपना जो था, हमें लगता है कि यार ये वाली लाइफ है ना, इसका कोई टक्कर नहीं है, एंड इट्स जस्ट डेस्टिनी. अदरवाइज इफ़ यू वुड आस्क्ड मी 2018 से पहले कि क्या करना है तूने, आई वाज टिपिकल कि यार फौज से रिटायर होंगे, आराम करेंगे, जो करना है. बट these days, you know, 14 hours 15 hours we are just climbing. एक दिन में इतना बड़ा बड़ा क्लाइम चलता रहता है, you can't imagine, मतलब ना. and we cannot explain it, because इतना internal peace and happiness मिलता है ना कि वो नशा ही अलग है. people tell me, कहते हैं यार सी लेवल पे you are different guy, because यहाँ पे क्या है, एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं, मतलब ना, because there is nothing you can contribute to any discussion. कहीं पार्टी में जाते हैं you are aloof, because अपना फोर्ट है तो माउंटेन्स ही है, एंड माउंटेन्स लाइफ इज टोटली डिफरेंट. तो वो जो डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाए ना, दैट्स वाई आई फील वेरी स्ट्रेंज वंस पीपल से कि यार मेरा प्लान ये था कि 30 में ये करना है, 35 में वो करना है. अपना तो कोई प्लान ही नहीं था, जो हुआ वो ऊपर वाले ने डिसाइड किया. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि जैसी ज़िंदगी चल रही है, कुंड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर. तो क्या सर आप 100% मूव हो गए हैं फ्रॉम जो ये टेक्नोलॉजी या इन सब के डिज़ायर्स है कि महंगी गाड़ी खरीदना, ये सब करना है, से जो ये अपने एक्सपीरियंसेस बाई करने में आप कंप्लीटली उस चीज़ में हैं? सी मैं आज तक कभी नहीं समझ पाया ये बाइकर लोग कैसे रहते हैं, मतलब ना 2 लाख की बाइक ले रहे हैं, ये काम. मैं तो अभी पेरेंट्स से बहुत लड़ाई हुआ मेरा
क्योंकि हमने गाड़ी खरीदना था, मेरा गाड़ी के 15 साल हो गए थे। आई सेड कि यार गाड़ी की ज़रूरत क्या है आज की डेट में, टेक ऊबर या वट एवर, बट वो ये रहता है तो वी हैड टू बाय दैट व्हीकल। तो फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट यू नो वाई पीपल स्पेंड सो मच ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज जो भी है मतलब इट्स अ डिफरेंट माइंड सेट, बिकॉज वी हैव हैड अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑल टुगेदर। सो या वो रहते हैं चीज़ें कि मतलब इट्स डिफिकल्ट टू रिलेट दोज थिंग्स, बट देन इट्स ओके यू नो, एज वी से कि सबका जर्नी अलग रहा है लाइफ में। सो एंड दैट जर्नी शेप्स टू व्हाट यू आर। अभी जैसे मैंने 40 साल बताया, मेरा वही माइंडसेट रहेगा। तो फौज में रह के प्लस अभी माउंटेनिंग तो बिल्कुल बेर मिनिमम कंडीशंस में रहते हैं, तो फिर वही हालत हो जाती है कि मतलब इफ़ माई मदर गोज टू बाय जीन्स और समथिंग, तो मेरे को लगता है क्या ज़रूरत है मतलब चल जाते, बट देन इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू रिलेट एंड आई अप्रिशिएट देयर यू नो, आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन विच इज़ फाइन। ऑन अ क्लोजिंग नोट सर, अगर कोई है पर्सन लेट्स से कॉर्पोरेट में नॉर्मल है सिविलियन, उसको स्टार्ट करना है माउंटेनियरिंग टू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो कहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहिए? क्या एक्सरसाइजेज या क्या किस तरह से अप्रोच करना चाहिए? सी पहले तो आपको अपना फिटनेस बढ़ाना है। व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज कि जैसे हम बताते हैं मोस्टली इंडिया में फिटनेस का ज़्यादा कल्चर है नहीं, इट्स बिल्डिंग अप, बट देन वी आर स्टिल फार फार अवे फ्रॉम यू नो। हमारा क्या रहता है कि जब तक बीमार नहीं पड़े तब तक हम फिट हैं, है ना। कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज नहीं, किसी को हार्ट अटैक होगा या कुछ होगा तब लगता है कि यार हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिटनेस आपको मेंटेन करना है। वंस यू कम टू अ सर्टन लेवल ऑफ फिटनेस, स्टार्ट विद डे हाइक्स, मतलब मॉर्निंग जाके इवनिंग आ गई, स्टार्टिंग विद दैट, देन यू स्टार्ट विद 2-3 days ऑफ हाइक। लाइक देयर वाज दिस पर्सन ही कॉल्ड मी अप टुडे, कहते हैं कि मेरे को अपने दोनों बच्चों को भी लाना है, मैं भी करना चाहता हूँ। तो आई सेड फर्स्ट यू स्टार्ट विद डे हाइक, दे वर फ्रॉम बैंगलोर। तो आई सेड आपके आसपास काफ़ी सारी जगह हैं, नंदी हिल्स हो गया, स्कंदगिरी हिल्स, वट एवर, सुबह जाइए शाम को आइए, सी हाउ योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग एंड देन वर्क ऑन दोज एरियाज जहाँ पे आपको फिटनेस का ज़रूरत है। देन गो फॉर 2-3 days का हाइक, देन यू विल गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ टेंट में कैसे रहना है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको फ्लैट एरिया कहीं मिलेगा नहीं, कहीं पत्थर कहीं चुभ रहा है, कहीं पे कुछ और चुभ रहा है, बाहर बारिश हो रही है, टेंट गीला हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो 2-3 days का कीजिए, देन स्लोली वेरिएबल्स इंक्रीज करते रहिए जो आपको हैंडल कर रहे हैं, एंड देन वंस यू सी कि हाँ भाई अब, एंड यू स्टार्ट इन्जॉइंग, बिकॉज इंस्टाग्राम में तो सभी अच्छा लगेगा, बट जब ग्राउंड पे आएंगे तब आपको पता चलता है कि हाँ सामान भी उठाना है, आपको स्विगी भी कोई डिलीवर करने नहीं आ रहा, खुद आपको खाना वाना जो मिल रहा है उसी पे चलना है। सो स्लोली यू हैव टू increase the level, and once you start enjoying it, then you can go for bigger climbs, altitude increase कीजिए, and then start preparing accordingly for that. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला। आई थिंक माउंटेनियरिंग अभी उतना कॉमन नहीं है, एटलीस्ट जो नॉर्मल जनता है जो नहीं करती है Right. उनको काफ़ी कम पता है डिफ़िकल्टी लेवल, क्या क्या इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहते हैं, क्या फीलिंग रहती है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग, learned a lot. It was an interesting conversation. Thanks, Aditya. It was good fun because this is the way to build up the community of mountaineering and fitness in turn. So we also want कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्राई करें नई चीज़ें, बिकॉज जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक ये वाला पर्सपेक्टिव नहीं आता लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। Thank you, sir.